तो चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात भारत के मिशन गगनयान की करते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन की ओर अब कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस मिशन का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट शुरू हो गया है। जिन लोगों को गगनयान मिशन से अंतरिक्ष में जाना है उनका प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की शुरुआत में गगनयान मिशन का अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया जाएगा। चांद पर कदम और सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने के बाद अब इसरो की तैयारी देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सफल बनाने की है। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कई तरह की टेस्टिंग की जानी है। गगनयान के लिए इसरो को अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल यानी IADT-CM मिल गया है। 7 अक्टूबर को चेन्नई में केसीपी लिमिटेड कंपनी ने इसे इसरो को सौंप दिया। इसरो ने केसीपी को 2 IADP क्रू मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर दिया था। मॉड्यूल को इसरो ने डिजाइन किया था और हार्डवेयर वेंकटेश्वर एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया था। बिना दबाव वाली एकल दीवार क्रू मॉड्यूल संरचना वास्तविक गगनयान क्रू मॉड्यूल के आकार और संरचना के अनुसार ही है। IADT में पैराशूट प्रणाली, पायरोज, एवियोनिक्स और उछाल वृत्ति प्रणाली जैसी खासियत है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त IADT के पैराशूट और पायरोक टेस्ट करने के लिए क्रू मॉड्यूल संरचना को 3.6 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए क्रू मॉड्यूल को कई स्टेज में विकसित किया गया है। इसमें प्रेशराइज्ड केबिन होगा ताकि बाहरी वायुमंडल या स्पेस का असर एस्ट्रोनॉट्स पर न पड़े। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के लिए क्रू मॉड्यूल तैयार है। इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग हो चुका है। अब इसे लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा। टेस्टिंग के लिए बनाया गया यह क्रू मॉड्यूल असल क्रू मॉड्यूल के आकार, आकृति और वजन का है। इसमें एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जो पूरे टेस्ट मिशन के दौरान नेविगेशन, सीक्वेंसिंग, टेलीमेट्री, ऊर्जा आदि की जांच करने में मदद करेगा। क्रू मॉड्यूल को अबॉर्ट मिशन पूरा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की टीम रिकवर करेगी। इस मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए इसरो ने सिंगल स्टेट के लिक्विड रॉकेट का डेवलपमेंट किया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के साथ क्रू एस्केप सिस्टम होंगे। ये दोनों आवाज की गति से ऊपर जाएंगे, वहीं पर क्रू एस्केप सिस्टम डिप्लॉय होगा और पैराशूट से नीचे आएगा। इसमें पैराशूट्स लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर गगननॉट्स को हमारा एयरफोर्स में ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। उस गगननॉट्स को इसके अंदर उसको बैठकर वो भी बाद में टेस्ट होगा। पहले इस स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, जो कि जब एक एयर ड्रॉप टेस्ट हो रहा है, ये सब इसको टेस्ट करने के लिए ये ये मॉड्यूल को अभी तैयार किया है और इसको इसरो के साथ हैंड ओवर भी कर दिया। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से भी गगननॉट्स को बचाएगा। हीट शील्ड जहां वायुमंडल के घर्षण से पैदा गर्मी से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के समय पानी की टकराहट से लगने वाली चोट से भी। हालांकि क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल जाएंगे ताकि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो सके। भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स क्रू मॉड्यूल में बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसमें डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी। IADT क्रू मॉड्यूल का साइज 3.1 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 2.6 मीटर है और वजन 3120 किलोग्राम है। इसको बनाने में एल्युमिनियम और स्टील का प्रयोग किया गया है। इसरो का कहना है कि 2024 की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है, यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गगनयान मिशन के तहत कई प्रकार के टेस्ट किए जाने हैं। हर टेस्ट में 100% कामयाबी मिशन के सफल होने की गारंटी है। ये पूरा गगनयान मिशन
क्या है और क्यों ऑर्बिट टेस्ट फ्लाइट गगनयान मिशन की कामयाबी की गारंटी है, आइए जानते हैं। किसी भी बड़े मिशन से पहले स्पेस एजेंसियां अबॉर्ट मिशन को अंजाम देती हैं। इससे ये पता चलता है कि सभी सिस्टम तय मानकों पर काम कर रहे हैं। अदिति जी, और इससे ये भी पता चलता है कि इमरजेंसी की स्थिति में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। गगनयान मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस टेस्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौटने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। मानव रहित मिशन से पहले 4 अबॉर्ट टेस्ट किए जाएंगे, जिससे मिशन की कामयाबी को पुख्ता किया जा सके। और इसके बाद 2 शुरुआती मिशन इस साल भेजे जाने हैं। पहला मिशन पूरी तरह मानव रहित होगा, जिसका मकसद ये तय करना होगा कि गगनयान रॉकेट जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से सुरक्षित लौटे। और दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की महिला रोबोट भेजी जाएगी। बिल्कुल, व्योममित्र अंतरिक्ष यात्री की तरह काम करेगी और गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी। साथ ही ग्राउंड स्टेशन में मौजूद टीम से संपर्क कर बात भी करेगी। और इस मिशन के परिणाम ही इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोलेंगे। तीसरी उड़ान में 2 या 3 इंसानों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। वायुसेना के 4 पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कुदरती आपदा से जूझ रहे सिक्किम की, जहां मिशन जिंदगी जारी है। सिक्किम में बादल फटने के बाद रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। अब लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा सेना की त्रिशक्ति यूनिट के कंधों पे है, जिसने अब तक कई सैलानियों को सुरक्षित ठिकानों पे पहुंचाया और लगातार लोगों की मदद कर रही है। साथ ही ग्राउंड लेवल पे एनडीआरएफ के जवान भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। सिक्किम में इस आपदा के आने के बाद कई सफल रेस्क्यूज किए जा चुके हैं। परेशानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपके सामने। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई तबाही के बीच ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें अब सभी सलाम कर रहे हैं। अपने साथियों के गुम हो जाने के बीच उनके मिलते पार्थिव शरीर ने इन्हें गम का झोंका जरूर दिया, लेकिन अभी भी सेना के जवान सैलानियों और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं है। सेना की एक खास यूनिट ऐसे लोगों की मदद में लगाई गई है। सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के इन जवानों की मदद से मुश्किलों से घिरे सैलानियों को निकालने का काम लगातार जारी है। उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने के साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी सेना की तरफ से किया जा रहा है। राज्य में 3 इलाके ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में सैलानियों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। इनमें चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन ऐसे इलाके हैं जहां बताया गया है कि सबसे ज्यादा सैलानी फंसे हैं। इन इलाकों में सैलानियों की मदद के लिए विशेष टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सेना मुश्किल और चुनौतियों से भरे इन रास्तों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सेना में इन्हीं प्रयासों की वजह से जो पर्यटक बाहर निकल कर आ चुके हैं, वो सेना के जवानों का धन्यवाद अदा करना नहीं भूल रहे हैं। Namaste. So we are here in Lachung. We are all safe. Indian Army industry is very helpful. They are very support us, and they are planning for evacuation very soon. Namaste. कई परिवारों के साथ कुछ दोस्तों के ग्रुप भी हैं जो दूर देश से हिंदुस्तान के इन इलाकों में सैर करने की गरज से आए थे, लेकिन आपदा की चपेट में आए और अब बाहर सुरक्षित निकलने के साथ ही सेना के जवानों का धन्यवाद करने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। वैसे सिक्किम में चलाए जा रहे मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मौसम ही है, क्योंकि मौसम रेस्क्यू में रोड़ा बन रहा है बार बार। वैसे सेना के साथ प्रदेश के एजेंसियां भी मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि बचाव के काम की स्पीड को दोगुना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 41 ओवर में 4 विकेट गंवाकर हासिल किया। जैसे ही भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया, क्रिकेट प्रेमियों का जश्न शुरू हो गया।
और उस जश्न से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तमाम वो लोग हैं जो स्टेडियम में मैच देखने के बाद जब भारत की जीत हुई तो उत्साहित नजर आए। ये उत्साह, ये जोश और ये जज्बा टीम इंडिया की जीत की कहानी कह रहा है। सभी के जुबान पर भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने की इच्छा परवान चढ़ रही है। बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चे, ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत से सबकी उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं। इंडिया जीतेगा हमेशा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हो भी क्यों ना, 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी तो धड़ाधड़ उसके 2 रन पर 3 विकेट गिर गए। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर भारत को जीत दिला दी। विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ प्रॉपर पार्टनरशिप करके 1-2 रन करके जैसा पार्टनरशिप बिल्ड किया, फिर अपने आप वो प्रेशर बढ़ता गया ऑस्ट्रेलिया पे। फिर एक बार वो जब डबल फिगर्स में आ गए दोनों, तो ऑस्ट्रेलिया के मैच गया था हाथ से। हालांकि टीम इंडिया की जीत की नींव गेंदबाजों ने रखी थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को महज 199 रन पर समेट दिया था, लेकिन उनके उम्मीदों को पूरा करने का काम विराट कोहली और राहुल ने मिलकर किया। हालांकि विराट को एक जीवन दान भी मिला, लेकिन कोहली ने विराट पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन विजयी छक्का केएल राहुल ने लगाया और फैंस की उम्मीदें आसमान पर पहुंच गई। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और क्या है। इंडिया में खेल रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार। टीम इंडिया हमारी है ही बहुत वेल प्लेड टीम है, बहुत अच्छा खेलती है और हम जीतेंगे, ऐसे ही हमारा देश का नाम रोशन करते रहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की और रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की एक न चली। रविंद्र जाडेजा और कुलदीप यादव की फिरकी के सामने नतमस्तक हो गए। जाडेजा ने 3, कुलदीप ने 2 और बुमराह ने 2 विकेट झटके और भारतीय टीम को 200 रनों का आसान लक्ष्य मिला। लेकिन एक समय ये भी नामुमकिन लग रहा था। शुरुआती ओवर में ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर चलते बने। तीनों को खाता तक खोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और कंगारू टीम को पस्त करके ही माने। कोहली ने 116 गेंदों पर 85 और राहुल ने 115 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की पारी खेलकर कंगारू टीम के जबड़े से जीत छीन ली। दोनों की पारियों के दम पर भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 41.2 ओवर में 201 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। कोहली और राहुल ने 5वीं विकेट के लिए 165 रनों की शानदार पार्टनरशिप की। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए तेज गेंदबाज हेजलवुड ने 3 और मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया, जबकि बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने 46 और डेविड वार्नर ने 41 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी काम न आ सकी। वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद फैंस का जोश हाई लेवल पर पहुंच गया है। अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, लेकिन नारा बस एक ही है, वर्ल्ड कप हमारा है। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको एशियन गेम्स में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि भारत के खिलाड़ी चीन से अब स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर सभी को अभिवादन किया। अपने परिवार से दूर रहकर देश के नाम मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट पे अपने परिवार से मिले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ खिलाड़ियों ने अपने मेडल्स बच्चों को पहना के अपनी खुशी का इजहार किया। एशियन गेम्स में ये साल भारत के लिए बेहद शानदार रहा है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज के साथ कुल 160 मेडल्स अपने नाम किए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 5 राज्यों के चुनावी महासमर को लेकर बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। 7
और 7 नवंबर को वोटिंग होगी यहां पर, और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। तो वहीं मिजोरम में 7 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। खास बात यह है कि 60 लाख युवा इस चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें कि राजस्थान में 23 तारीख, एमपी में 17, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 2 चरणों में चुनाव होंगे। तेलंगाना की बात करें तो 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इन सभी राज्यों में नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर 5 राज्यों में करीब 1,07,000 के लगभग पोलिंग बूथ हैं। 5 राज्यों में 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान हुआ है। तो आने वाले महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों के साथ ही अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में और भी ज्यादा तेजी के साथ जुट जाएंगे। अगर अलग अलग सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर मतदान होना है, वहीं मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान। तेलंगाना में भी इस साल के आखिरी में चुनाव होना है, यानी कि तारीख का ऐलान हो चुका है। करीब 30 नवंबर को चुनाव होगा। राजस्थान में 23 को, एमपी में 17, 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है 7 और 17 तारीख को। और इसके अलावा तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और सभी राज्यों के 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि यहां राम कथा संग्रहालय और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच अब से थोड़ी देर में एक करार होने जा रहा है। ये करार यूपी संस्कृति विभाग और श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच होगा। यूपी सरकार राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को सौंपने के लिए एमओयू साइन करेगी। इसके साथ ही राम से जुड़े 1000 से ज्यादा प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह श्री राम ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर में करीब 1 बजे के लगभग लखनऊ में ये समझौता संपन्न होने वाला है। और हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ शिल्पी अयोध्या से लाइव जुड़ चुकी हैं, उनसे अपडेट लेंगे। शिल्पी, अभी क्या जानकारी है? 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब एमओयू पर साइन किया जाएगा, बताएं क्या कुछ चल रहा है? शिल्पी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, राम कथा संग्रहालय और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच अब से थोड़ी देर में करीब 1 बजे के लगभग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना है। ये करार यूपी संस्कृति विभाग और श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच में होना है। यूपी सरकार राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी को सौंपने के लिए एमओयू साइन करेगी। उस एमओयू में कई खास बातें मेंशन होंगी और इसके साथ ही राम से जुड़े 1000 से ज्यादा प्राचीन और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह श्री राम ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें, रामकथा संग्रहालय और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच में एक एमओयू होने जा रहा है। इस पर अपडेट लेंगे। शिल्पी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी, बताएं क्या चल रहा है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप देखें भी ये दृश्य, क्योंकि यहीं पर ये एमओयू होना है। ये संगीत नाटक अकादमी का संत गाडगे प्रेक्षागृह है और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग, इसके बीच एक एमओयू होगा। और किस तरह से सजाया संवारा गया है, देखिए जो राम मंदिर का मॉडल है आपको अभी दिख रहा है और इसका कटआउट लगाया गया है। इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो धनुर्धारी हैं
उनका भी कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। जगह जगह ये कटआउट्स लगे हैं। जो एमओयू है वो बेहद खास है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि रामकथा संग्रहालय अयोध्या में सरयू तट पर है, करीब 3 एकड़ में बना हुआ, और इसमें कई ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं, कई ऐसे पुरावशेष हैं जो लोग देखने जाते हैं, जिनको देख करके लोग अतीत के गौरव का अनुभव करते हैं। तो अब उसकी सारी व्यवस्था, उस संग्रहालय की सारी व्यवस्था श्री राम ट्रस्ट के अधीन हो जाएगी। वर्तमान में ये पर्यटन विभाग के अधीन है, इसको पर्यटन विभाग ही संचालित करता है। ऐसी व्यवस्था देखिए इसलिए की गई जिससे कि आगे आने वाले समय में जो श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाए, जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, वो भी उस संग्रहालय को देख सके, और जो अभी पुरावशेष जो खुदाई में मिले थे, जो श्री राम ट्रस्ट के पास हैं, वो भी उनमें रखा जा सके। उससे एक ये कहा जा सकता है एक ही जगह पर बहुत बड़ी व्यवस्था होगी और लोग देख पाएंगे उन वस्तुओं को। अगर उस संग्रहालय की हम बात करें, देखिए 1915 में बना था, वैसे तो 80 के दशक में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या का है, वहां पर बना था, लेकिन उसके बाद 2015 में ये जब बना तो वहां पर जो वर्तमान स्थान जहां पर अभी ये बना हुआ है 2015 में, वहां पर इसको बनाया गया और करीब 13 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उसमें अगर हम बात करें जब एमओयू साइन होगा उस वक्त की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उस वक्त आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।